A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन में हम साइंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो यू कैन जस्ट टोटली रीड कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। इन एनिमल हस्बेंड्री होती है लाइव स्टॉक का जो हम प्रोडक्शन करते हैं। लाइव स्टॉक मतलब जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने खुद के फूड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने एनिमल हस्बेंड्री का नाम दे दिया। नॉट ओनली फूड, उसके साथ साथ बहुत सारे साइड सेक्टर्स भी आते हैं। तो इस फोटोग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, इसके अंदर शीप रेयरिंग आएगा, काऊ आएगा, इसके अंदर हॉर्सेस, पोल्ट्री और इसके अंदर जो पिग फार्म्स है वो भी आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ये एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस है जिसमें कि ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक हम कर रहे हैं। दो काम कर रहे हैं, ब्रीड भी कर रहे हैं और उनको रेज भी कर रहे हैं। उनको जैसे जैसे रेज करते हैं तो उनकी ब्रीडिंग का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो उस वाले साइंस को, उस वाले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हमने एनिमल हस्बेंड्री का नाम दिया है। ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर का ये एक्सटेंडेड वर्जन है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये डील किसके साथ करता है? ये डील करता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या क्या आता है? लाइव स्टॉक में आता है बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, गोट, ये सारे के सारे आते हैं लाइव स्टॉक में। इनका जो मेन पर्पस होता है फूड के लिए हम यूज़ करते हैं और साथ में साइड इनकम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो फूड प्रोडक्शन के लिए एज वेल एज साइड इनकम के लिए लाइव स्टॉक का हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर पोल्ट्री भी इंक्लूड होता है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर पोल्ट्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीडिंग कर रहे हैं और रेज कर रहे हैं लाइव स्टॉक को। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो ब्रीडिंग और रेजिंग जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, उसको हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है? ब्रीडिंग होती है लाइव स्टॉक की। लाइव स्टॉक में आता है बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, गोट, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं लाइव स्टॉक का पार्ट है। लाइव स्टॉक को मेनली रियर किया जाता है फूड पर्पसेस के लिए और साइड इनकम पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग भी आती है और फिशरीज भी इंक्लूडेड होती है। तो फिश और पोल्ट्री जिसके अंदर चिकन्स आते हैं उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जो वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 70% जो है वर्ल्ड की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज़ के पास है, वो है इंडिया और चाइना। तो अगर हम वर्ल्ड ओवर बात कर रहे हैं तो 2 कंट्रीज़ जो होती हैं इसके अंदर डोमिनेट करती हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, वो है इंडिया और चाइना। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। लेकिन आपको ये बहुत जान के सरप्राइज होगा जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे पास लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर वी आर लैकिंग। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास पॉपुलेशन लाइव स्टॉक की कम है बट वो हमारे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिसमें डेनमार्क का नाम आता है, न्यूजीलैंड का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें अप्लाई की जाती हैं इंप्रूव करने के लिए। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना होता है हमें इसमें। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क, एग्स। एनिमल फार्मिंग में ये सारी हम फार्मिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, तो उसमें हम क्या करते हैं? तो अगर आपको मैनेजमेंट करता है तो जो डेयरी मैनेजमेंट होता है उसमें मैनेजमेंट ऑफ एनिमल का मैनेजमेंट किया जाएगा। मतलब क्या है उसमें हम मैनेजमेंट कर रहे हैं? जो वो एनिमल्स होंगे, इट डील्स विद द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। किस लिए हम प्रोड्यूस कर रहे थे? बेसिकली इसको हम मिल्क के लिए, एग्स के लिए, मीट के लिए, उसके लिए हम इसको रेयर करते थे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क के ऊपर हम फोकस करते हैं। जो मिल्क यील्डिंग जो मेनली वेराइटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो लीडिंग इसके अंदर काम करते हैं, जिसमें हम हरियाणा और पंजाब का नाम लेंगे, जिसमें कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप जाएंगे NH1 के ऊपर जाएंगे तो आपको वो रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेंगे। आप हिसार की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जिसमें कि इन सब एनिमल हस्बेंड्री के कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं।
तो डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स। हमें क्या करना है, गुड ब्रीड्स को सिलेक्ट करना होता है, हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो जिसका। गुड यील्ड का मतलब, गुड ब्रीड का मतलब क्या हो, जिसका हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, जो रेजिस्टेंस हो डिजीजेस के लिए। तो इस तरीके की कैटल ब्रीड्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। फिर जो कैटल होंगे वो हाउस ट्वेल्व होने चाहिए। हाउस ड्वेल्ड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब कि वो हमें उनको पालना होगा। जंगली जो जानवर है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इनके पास सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, डिजीज फ्री कंडीशन में रहे। इट शुड बी फेड इन साइंटिफिक मैनर। उनका जो फीड होगा उसको भी साइंटिफिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि उनको सभी तरीके का न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर आपके कैटल का न्यूट्रिशन पूरा होगा तभी तो आप वो अच्छी वैरायटी ऑफ मीट या अच्छी वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगा। अदरवाइज तो अगर वो उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उसका जितना भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सब भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो क्लीनलीनेस, हाइजीन, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कैटल फार्म्स में एक अगर एनिमल को कोई डिजीज़ हो जाता है तो क्योंकि वो सारे एक साथ में रहते हैं, सेम जगह पर रहते हैं, तो वो डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। अगर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की हम लोग बात करें तो उनको डिजीज़ फ्रीज रखना, क्लीनलीनेस रखना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उनके जो हम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि मिल्क हो गया, तो उसके केस में मिल्क का स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे उन एनिमल हस्बेंड्री जो सेक्टर है उसके चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। आपको ब्रीड को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उसके डिजीज़ फ्री होने का ध्यान रखना है, तो हाइजीन को मेंटेन करना है। आपको जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो कैटल जो एनिमल हस्बेंड्री के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसको स्टोरेज और उसके ट्रांसपोर्ट का भी आपको ध्यान रखना है। रेगुलर विजिट ऑफ डॉक्टर भी कराना पड़ेगा, वेटनरी सर्जन। तो इसी चीज़ का वो अगर हम आगे बात करते हैं तो दो तरीके के एनिमल्स को हम करते हैं। मिल्क एनिमल्स होते हैं, मिल्च एनिमल्स बोला जाता है, और ड्रोट एनिमल्स बोला जाता है। तो मिल्क एनिमल और ड्रोट एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ उनकी यूटिलिटी के ऊपर इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो जो मिल्च एनिमल होते हैं, दे आर डेयरी एनिमल्स, जिनका काम क्या है, प्रोड्यूस मिल्क। मेल्स ऑफ दिस टाइप आर नॉट यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन फार्म। अब ये जो होते हैं मिल्च जो एनिमल्स होते हैं, जिनको हम स्पेशली ब्रीड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो उसके जो मेल जो उसके एनिमल होंगे, वो उनको सिर्फ और सिर्फ किस लिए रखा जाता है, उनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। उनसे फार्म में काम नहीं लिया जाता जनरली। जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं उनका जो काम होता है यूज फॉर कैरी एग्रीकल्चर वर्क। जो ड्रॉट एनिमल होंगे उससे क्या काम करवाया जाएगा, हल चलाने का काम किया जाएगा, टिलिंग जिसको बोलते हैं, इरिगेशन, केटरिंग, सामान उधर से उधर पहुंचाना, उन सबको हम क्या करते हैं, ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। और ये जो काउस बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर पुअर मिल्क यील्डिंग वेराइटीज, तो ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या आएगा, कैटल फार्मिंग आएगा, पोल्ट्री फार्मिंग आएगा, फिश फार्मिंग आएगा, एपीकल्चर आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एपीकल्चर क्या होता है, बी कीपिंग, मधुमक्खियाँ रखते हैं। फिश फार्मिंग क्या होता है, जिसके अंदर फिश और क्रैब, प्रॉन्स, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। कैटल आपको जानते ही हैं, पोल्ट्री के अंदर एग्स के लिए और चिकन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर पोल्ट्री मैनेजमेंट, सबसे पहला सेक्टर हमने ले लिया पोल्ट्री का अगर हमें मैनेजमेंट करना है, जहाँ पे हम चिकन्स को प्रोड्यूस करते हैं और एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात हो रही है, तो उसके मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर होता है कि डोमेस्टिक जो फाउल है, जो डोमेस्टिक जो बर्ड्स हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, जिसके अंदर चिकन आते हैं, डक्स आते हैं, टर्की, गीज, ये सारे के सारे आते हैं। जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है उसके अंदर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो हमें सबसे पहला वही ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी सारे एक साथ में रहते हैं, तो हमें डिजीज़ फ्री जो होता है चिकन, उसकी वैरायटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें वहाँ की जहाँ पे भी वो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे देखना पड़ेगा उसकी एनवायरनमेंट कंडीशन क्या है, वहाँ पे कौन सा बर्ड सर्वाइव कर सकता है। ये ध्यान रखना पोल्ट्री फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दीज बर्ड्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। इनको अगर कुछ भी हो गया, थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस, कोई भी डिजीज़, कोई भी वायरस, बर्ड फ्लू, तो ये बहुत जल्दी, मतलब इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ नंबर्स में ये एक ही दिन में मारे जाते हैं। इनकी लाइफ जो होती है एक एक दिन में पूरे पूरे पोल्ट्री फार्म जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। इनकी जो हाउसिंग कंडीशन है वो प्रॉपर और सेफ होनी चाहिए, फूड जो है इनका प्रॉपर होना चाहिए, हेल्थ केयर हाइजीन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, टेम्परेचर वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, देखता रहना पड़ेगा कोई बर्ड मर तो नहीं रहा वहाँ पर, अगर मर रहा है तो उसे क्या डिजीज़ हुआ है हमें देखना पड़ेगा, वो दूसरे बर्ड्स में भी फैला देगा।
तो ये सारे के सारे चैलेंजेस होते हैं पोल्ट्री फार्म के। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये पोल्ट्री फार्म का पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए इतने सारे रहते हैं एक ही जगह पर, तो ये जो पर्सन है इसको चेक करना पड़ता है बीच बीच में घूम घूम के कि कोई बर्ड मर तो नहीं रहा, कोई डिजीज तो नहीं हो गया उनको, और उनका खाना प्रॉपरली वो खा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है बी कीपिंग, जिसको हमने एपीकल्चर का नाम दिया। एपीकल्चर का मतलब है बी कीपिंग, हम हनी बीज को रख रहे हैं। तो ये देखिए इसको आप देख सकते हैं, ऐसे हनी बीज को रखा जाता है, यहाँ पे सारे हनी बीज आ गए, उसको ब्रीड किया जाता है। तो मेंटेन किया जाएगा हाइव्स को हनी बी के लिए फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो शहद मिल रहा है और एक हमें उसकी वैक्स मिल रही है, बी वैक्स। तो बी वैक्स का भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पर्पज़ के लिए, जिसमें कैंडल्स से लेके पेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो बी कीपिंग जो प्रैक्टिस है उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हनी बीज जो होते हैं उसको रखना इतना भी आसान नहीं है, ऑर्चर्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे। हनी बीज कहाँ पर आएंगी, आप उसको किसी प्लेन जगह पे नहीं रख सकते। हनी बीज वहीं होंगी जहाँ पे उनके लिए फ्लावर्स अवेलेबल होंगे, तभी तो वो पॉलिनेशन करती हैं। तो हनी बीज को ऐसा नहीं है कि आप सिटी के बीच में आपने दिल्ली में कोई हनी बी का फार्म लगा देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एपीकल्चर वहीं पे प्रैक्टिस होगा जहाँ पे पौधे पेड़ जंगल हैं। तो इसके लिए फिर क्या होता है, ऑर्चर्ड्स रखने पड़ते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड जिसके फ्लावर्स के ऊपर हनी बी जाकर पॉलिनेशन भी करें और वहाँ से जो है उसका नेक्टर उठा के तभी तो हनी बनाती है। तो उस सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सा टॉपिक है। बी कीपिंग के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कि हमें नेचर और उसके हैबिटेट के बारे में पता रहना चाहिए। सूटेबल लोकेशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सिटी के बीच में बी फार्मिंग करना शुरू कर दें। कैचिंग ऑफ हाइव्स ऑफ स्वार्म्स, ग्रुप ऑफ बीज, उसको हमें कैच करना पड़ेगा, मतलब कैसे उसको हम अपने पास अट्रैक्ट करें। मैनेजमेंट उसका ज़रूरी है, हैंडलिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ हनी और उसकी हैंडलिंग, बी वैक्स कैसे कलेक्ट करोगे। क्रॉप फील्ड आपको लगाने पड़ेंगे, सनफ्लावर, एप्पल के ऑर्चर्ड्स, बेमनेजिया, ये अलग अलग प्लांट वेराइटी हैं जो आपको वहाँ रखनी पड़ेंगी ताकि हनी भी उसके ऊपर अपना नेक्टर इकट्ठा कर पाएँ। तो दिस वाज द पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम एपीकल्चर। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिशरी के बारे में। फिशरी क्या होता है? फिशरी सिंपल है, जैसा कि आपको पता चल रहा है। फिशरी जो होता है इसमें इंक्लूड कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, इसको हम फिशरी कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि जो मछुआरे होते थे वो समुद्र में जाते थे, अपनी नाव लेकर वहाँ से पकड़ के लेकर आते थे और उसको सेल करते थे, या नदी में जाते थे फिशिंग करते थे और नदी में से मछली निकाल के उसको सेल किया करते थे। लेकिन अगर आपको उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे पहुँचाना है, अभी भी ट्रेडिशनल मेथड बहुत अच्छा मेथड है, वो यूज़ किया जा रहा है, बट ट्रेडिशनल मेथड सिर्फ कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे हमारी कोस्ट लाइन है। अगर हमारे बाकी के इंडिया को या किसी भी और कंट्री को फिशरी को प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर लेके जाना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? हमको इस तरीके के छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे और उसमें लाके फिश को ब्रीड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, ये देखिए इस तरीके से पॉन्ड्स बना दिए जाएंगे। ये तो चलिए एक नाव के ऊपर है, यहाँ पे इसको ब्रीड किया जा रहा है, मतलब इसलिए इसको, क्योंकि इसमें से आप काम भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे आपके फार्म्स होते हैं, जो फार्मर्स के फार्म्स होते हैं प्लेन एरियाज़ में, जैसा कि हरियाणा, पंजाब, ऐसे ऐसे जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर भी ये काफ़ी प्रैक्टिस में अब आ गया है। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लिए जाएंगे, जिसका जितना एरिया है जिसके पास, और उसके अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशन में डिमांड है या फिर जो एक्सपोर्ट के लिए डिमांड है, वो वाली वैरायटी के जो फिश या फिर क्रैब्स या फिर प्रॉन्स, उसको ब्रीड किया जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर पर्पस ऑफ फूड एंड समटाइम्स फॉर द पर्पस ऑफ पर्ल्स ऑल्सो। पर्ल्स के लिए भी ये फार्मिंग किया जाता है। तो जो कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो कटला, रोहू, ये कॉमन क्रैप, ये सब है। सम ऑफ द मरीन फिशेज दैट आर ईटन इंक्लूड हिल्सा, ये सारे मैकरल, ये सारी फिशेज के नाम है जिनको यहाँ पे ब्रीड किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये सर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इनकम के साथ साथ, मतलब ये सोचिए, ये एक फार्मर जिसके पास एक लैंड है, चाहे छोटा ही लैंड है, अपना 1 या 2 पॉन्ड बना ले वहाँ पर, और उसके अंदर वो इस तरीके की जो वेराइटीज़ है उनको ब्रीड कर सकता है। तो ये दोनों काम करेंगे, ये उसके लिए साइड इनकम का काम भी करेंगे और ये उसको सेव भी करेंगे इन केस ऑफ एनी, मतलब ये उसके लिए इंश्योरेंस की तरह भी हो गया। मान लीजिए उनकी क्रॉप को कभी कुछ नुकसान होता है तो उनके पास एक साइड इनकम ज़रूर रहती है। तो ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो जो एनिमल ब्रीडिंग होती है, एनिमल ब्रीडिंग जो है एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे ही हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यील्ड को। तो ब्रीडिंग ग्रुप का जो एनिमल का होता है, ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल। जो ब्रीड, जब हम इसको किसी को बोल रहे हैं कि ये वाली ब्रीड है, तो ब्रीड क्या होती है, वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जो कि
रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर टू इन मोस्ट कैरेक्टर्स। मतलब अगर हमने किसी को बोला कि भाई ये गाय की एक वैरायटी की ब्रीड है, तो वो सारे के सारे जितने भी उस ब्रीड के एनिमल्स होंगे वो सारे एक जैसे होते हैं, वो एक ही तरीके के जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह की अपीयरेंस भी होती है, एक ही जगह से टेम्परेचर में भी रहेंगे, एक ही जगह तरीके का वो खाना भी खाते हैं। तो अगर हम ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग का मतलब है हम अपने इंक्रीज करने के लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं। ओके, हमें नंबर उसके ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, उसको ब्रीडिंग कहा जाता है। तो ब्रीडिंग तो दो तरीके की होती है, एक तो इन ब्रीडिंग होती है, एक आउट ब्रीडिंग होती है। इन ब्रीडिंग का मतलब है बिटवीन सेम ब्रीड्स, मतलब ब्रीडिंग की जा रही है बिटवीन सेम ब्रीड्स। वही ब्रीड है, एक ही वैरायटी ऑफ बफेलो है या एक ही वैरायटी ऑफ काउ है, उसी के बीच में, उसी की सेम स्पीशी के बीच में ही ब्रीडिंग की जा रही है। स्पीशी तो सेम है आउट ब्रीडिंग में भी, लेकिन ब्रीड डिफरेंट हो जाएगी बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, तो उसको हम आउट ब्रीड कहते हैं। उसको आउट क्रॉसिंग भी कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें किया जाता है। अब ये क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इन ब्रीडिंग होगी, क्योंकि इन ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, एक ही ब्रीड, मान लीजिए जो भी ब्रीड का नाम है, फॉर एग्जांपल एक्स नाम है उस ब्रीड का, उसी ब्रीड का मेल होगा, उसी ब्रीड की फीमेल होगी, उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाएगी। किसी भी दूसरी ब्रीड को हम यूज नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा, मेटिंग किसके बीच में हो रही है? मेटिंग इज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड ऑफ फॉर 4 to 6 जनरेशन। जो उसकी 4 to 6 जनरेशन पहले ऊपर नीचे की जो ब्रीड्स होंगी उन्हीं के बीच में मेटिंग कराई जाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं इन ब्रीडिंग आर एज फॉलोज। उसमें क्या होगा, सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई किया जाएगा, सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाएगा सेम ब्रीड का, और उनके बीच में मेटिंग पेयर बना दिया जाएगा। जो उनकी प्रोजेनी होगी, इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द मेटिंग टू आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल। इसमें जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसमें से जो सुपीरियर मेल्स होते हैं और फीमेल्स होती हैं उसको अलग अलग कर लिया जाता है, ताकि वो काम करता है फर्दर इन ब्रीडिंग का काम करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो जो सुपीरियर फीमेल होगी इन केस ऑफ कैटल इज द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क। सुपीरियर फीमेल का मतलब मोर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, सुपीरियर मेल का मतलब है जिसकी सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से ये सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इन ब्रीडिंग, जो सारे इन ब्रीडिंग के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर पता है, याद है, आपने पढ़ा था, तो वही सारे के सारे प्रॉब्लम्स इन ब्रीडिंग में भी आते हैं। जब हम एक ही ब्रीड के एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग कराते रहते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स ये होते हैं। देखो, एडवांटेज तो उसके यहाँ है कि वही ब्रीड के एनिमल प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो सकती है, वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली वैरायटी हो सकती है। तो इन ब्रीडिंग का फ़ायदा वो है, लेकिन उसके नुकसान है, क्योंकि अगर कोई डिजीज़ वाला जीन है उस ब्रीड के अंदर तो वो बार बार मल्टीप्लाई होगा, बार बार मेटिंग के बीच में वो बार बार ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके के जो ब्रीड से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एनिमल, वो डिजीज हो सकते हैं। कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है कि जो एलिमिनेट ना हो, वो बार बार आपको रिफ्लेक्ट करें। तो ये जो है इन ब्रीडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए आता है पिक्चर में क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं, एक दूसरी वैरायटी ली जाएगी, एक दूसरी ब्रीड ली जाएगी, मेल दूसरी ब्रीड का होगा, फीमेल दूसरी ब्रीड की होगी, फिर उनका मेटिंग कराया जाएगा। उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर हो सकता है दोनों ही ब्रीड के पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ जाए। तो आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, अलग अलग रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में ब्रीड कराया जाता है। तो क्या क्या हो सकता है, आउट क्रॉसिंग जो होगी उसमें क्या हो सकता है, प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। ये भी कर सकते हो आप। हो सकता है सेम ब्रीड हो लेकिन उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो अनकॉमन ले लिए जाएंगे। जो ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसको ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड आउट क्रॉस, और इट इज़ डन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। हमें चाहिए क्या, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, या तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं या तो मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। तो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, एनहांस वैरायटी ऑफ लैक्टेशन पीरियड एंड रिलाई ऑन लेस अमाउंट ऑफ क्वालिटी फीड। जो कम खाना खाए, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें, डिजीजेज ना हो, ये सारे एडवांटेज हम ढूंढते रहते हैं। ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन इसको कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर इतना ही सिंपल होता तो आराम से हो रहा होता, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत होती। तो इतना सिंपल होता नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग हो रही होती है तो पहले उसको लैब में टेस्ट भी करना पड़ता है कि ये वायबल स्पीशीज से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें जो एडवांटेज चाहिए वो मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा डिसएडवांटेज आ गए। तो ये जो हमारे
डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ये सारी की सारी रिसर्च जो है वो चलती रहती है। ये सारे चार्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो इम्प्रूव्ड होगी। इनब्रीडिंग के क्या है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या होता है, ये हम बात कर लेते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का ये भी एक तरीके का क्रॉस ब्रीडिंग है। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट, इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग हो रही है। ये बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी के हमने उठा लिए हैं, मेल और फीमेल। तो जो प्रोजेनी होगी वो कंबाइंड डिजायर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों की डिजायरेबल जो करेक्टर है वो दोनों आएंगे उसके अंदर। प्रोजेनी में भी कंसिडर इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है म्यूल, ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। म्यूल होता है एक, और एक होता है हिनी होता है ना, हॉर्स नहीं होता। तो ये दोनों क्या होते हैं, म्यूल के केस में क्या हो रहा है, म्यूल है, मेल डोंकी है, और फीमेल हॉर्स है, उसके बीच में क्रॉस है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट उसको उठा लिया। म्यूल के अंदर फिर क्या हो जाएगा, वो जो होगा वेट उठाने में भी सक्षम होगा और फास्ट भी होगा। डोंकी जो होता है वो वेट तो उठा लेता है लेकिन फास्ट नहीं होता। हॉर्स जो होता है फास्ट होता है लेकिन वेट नहीं उठाता। तो दोनों क्रॉस करके म्यूल बनाया, जो कि आपको पहाड़ों पे ऊपर जिस घोड़े को आप देखते हैं वो म्यूल्स हैं बेसिकली। तो उनको बनाया गया ताकि वो बोझा उठा पाए। फिर एक टेक्निक आती है इसी में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है जिसके अंदर हमें कंट्रोल ब्रीडिंग कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिजायरेबल जो मेल होगा, जो डिजायरेबल जिसको सिलेक्ट किया गया है कि भाई ये हष्ट पुष्ट मेल है उस वेराइटी ऑफ ब्रीड का, तो उसका जो सीमन है वो आर्टिफिशियली लेकर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिलेक्टेड फीमेल के अंदर। ये एक तरीके का कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड है। इसको यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल मेटिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए किया जाता है। जो सीमन जो होगा उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, हो सकता है वो जो एनिमल है वो हिसार में हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कर्नाटका में, तो सीमन को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में। नेचुरल मेटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। डिसएडवांटेज भी होती है इसकी, लेकिन वो कम है, उसको कंट्रोल किया गया है, राइट। फिर एक मेथड है इसी में जो आपको जानने की जरूरत है, MOEF, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये हर्ड इंप्रूवमेंट का एक प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें क्या होगा, जो काव होगी उसको हार्मोन्स दिए जाएंगे, FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन। किस लिए दिए जाएंगे, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, मतलब कि ज़्यादा ओवम रिलीज हो उसके लिए किया जा रहा है, उसको हार्मोनल थेरेपी दी जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होंगे इंस्टेड ऑफ 1 एग। नॉर्मली रिलीज जो 1 एग पर साइकिल रिलीज होता है, अब की बार जो होगा 6 to 8 जो एग्स होंगे पर साइकिल रिलीज होंगे। काउ इज नाउ मेटेड विद एलीट बुल एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो एग्स होंगे वो 8 to 32 सेल स्टेज में जब आ जाएंगे तो उनको रिकवर किया जाएगा नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर किया जाएगा सरोगेट मदर्स में। देखिए इस टेक्निक में क्या हो रहा है, सिंस अब एथिकल है या नहीं है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको टेक्निक पढ़ा रही हूँ, ओके। इसमें क्या किया जा रहा है, जो काउ है उसको हार्मोनल थेरेपी दी जा रही है, जिसकी वजह से एक एग जो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल साइकिल में उसकी जगह पे वो 6 to 8 एग प्रोड्यूस कर रही है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके फर्टिलाइज कर दिया जाएगा उन सभी एग को, नेचुरली हो रहा है ये। उसके बाद जब वो एग्स जो होंगे लार्ज हो जाएंगे, थोड़े 8 to 32 सेल हो जाएंगे, उस टाइम पे उनको रिमूव किया जाएगा और जो सरोगेट मदर्स होंगी वो उस एनिमल ब्रीड की, उनके अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, वो वाली ब्रीड्स प्रोड्यूस होंगी जो वो डिजायर्ड फीमेल थी और जो वो डिजायर्ड मेल था जिसका सीमन था, उस तरीके के ब्रीड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी एक मेडिकली गाइडेड टेक्निक है जिससे कि इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ आगे की ब्रीड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैटल्स आ रहे हैं। कितना एथिकल है कितना अनएथिकल है ये हमारे डोमेन का, इस डोमेन का टॉपिक नहीं है बायो का। तो बायो में सिर्फ आपको इतना ही जानना ज़रूरी था कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल चैप्टर जिसमें आपने कुछ कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश किया, आपने एनिमल हस्बेंड्री के जो में क्या होता है उसको जाना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को आपको समझाने के लिए था नहीं, जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि आपको समझ में आनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यू कैन रीड दिस चैप्टर, यू कैन डाउनलोड दिस PDF एंड रीड दिस चैप्टर। सो दिस वाज इट। इसमें से जुड़े हुए सवाल जो भी लोग मेरे स्टेट PCS वाले स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी अपनी स्टेट की जो जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, बफेलो काउ
या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है या कोई ऐसा नया ब्रीड डेवलप हुआ है आपके स्टेट में पर्टिकुलर, तो आप उसको इसके अंदर इंक्लूड ज़रूर कर लेना, उसको ज़रूर पढ़ लेना। बेसिक्स आपको इस चैप्टर से समझ में आ गया होगा और जो करंट है वो आपको उसमें से ऐड करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।